हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी MAIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में बैंकिंग संकट के क्या कारण हैं, क्या रीज़न है जो भारत में बैंकिंग संकट का कारण बना, बैंकिंग संकट का शिकार हुआ, उसी को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कि भारत में बैंकिंग संकट के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको हम संक्षेप में लिख रखे हैं। पहला है बैंकिंग सिद्धांतों का उल्लंघन। बैंकिंग सिद्धांतों का उल्लंघन, ये क्या हुआ कि बैंकों ने बैंकिंग सिद्धांतों का पालन नहीं किया, जिनके वजह से बैंकिंग संकट का शिकार हुआ। क्या हो सकता है बैंकिंग सिद्धांत? आप देख सकते हैं कोई भी बैंक, जब बैंक की स्थापना होती है तो बैंक को संचालित करने के लिए, अब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई है, पहले ये सारी स्थितियां RBI की स्थापना के पहले की है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब CRR के रूप में, यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में 3 से 15% के बीच में वो अपने पास कुछ जमा का रखती है, जो कि पहले इस तरह का नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई बैंकिंग का काम करती है तो उसे CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, बैंकिंग सिद्धांतों के अंतर्गत अपने पास पर्याप्त नकद कोष रखने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपया इनके पास डिपॉजिट हुआ तो अपने पास 100 रुपया में कम से कम 25 रुपया अपने पास रखें सुरक्षित रूप में, ताकि जनता के डिमांड पे उसको भुगतान कर सके, ताकि जनता में किसी प्रकार का कोई अविश्वास पैदा न हो। दूसरा चीज और ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को, अगर ये व्यक्ति हैं इनको फाइनेंस 5 लाख रुपया की चाहिए, तो पर्याप्त जमानत यानी सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी के आधार पे ही इनको 5 लाख रुपए का लोन दें, ताकि अगर लोन का भुगतान इनके द्वारा न किए जाने पे जो इनकी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को बेच करके अपनी जो लोन की रकम है उसको पूरा कर लिया जाए। तो इस तरह से हमसे देखते हैं कि ये नकद कोष के अनुपात को भी नहीं पूरा किए, और प्लस ये अपने पास जो पर्याप्त जमानत के आधार पर ऋण देना चाहिए वो भी नहीं किए, जिनके वजह से बैंकिंग जो सिद्धांत है वो उसका उल्लंघन किया गया, और नकद कोष का जो अनुपात है वो जो बढ़ता गया, यानी डिमांड पैसा देने का काम ज़्यादा किया और जमा करने का काम कम किया। तो अनुपात में काफ़ी अंतर आ गया, जिसके वजह से धीरे धीरे बैंकिंग संकट का क्या हो गया, शिकार हो जाता। क्योंकि जब नकदी की मांग बढ़ने लगती है तो जब अपने पास कैश नहीं रखेंगे तो नकदी का भुगतान तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जनता के द्वारा जो पैसे जमा किए गए हैं उसको तो जनता मांगेगी। अगर जब आप नहीं दे पाएंगे तो जनता में एक अविश्वास पैदा होगा, जिससे बैंक क्या हो जाएगा, बैंकिंग संकट का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैंकों की संख्या में असाधारण वृद्धि। दूसरा है बैंकों की संख्या में असाधारण वृद्धि। इससे क्या है, स्वदेशी आंदोलन के तहत बैंकों की छोटी छोटी शाखाओं का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विकास किया गया। यानी हम कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन के तहत देश के अनेक छोटे छोटे बैंकों की स्थापना की गई, जिनके पास पर्याप्त धनराशि न होने के कारण। जैसे कहने का मतलब यह है कि बैंकों की असाधारण, जब हम देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होने लगा तो बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई। हर शहर में, पूरे भारत में बैंकों की स्थापना, उसकी शाखाओं का विस्तार बहुत तेजी से हुआ, और बहुत सारे बैंकों की स्थापना, छोटे छोटे बैंकों की स्थापना हुआ, जिनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध न होने के कारण, देखिएगा, पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध न होने के कारण एक दूसरे बड़े बैंक से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के वजह से
जो छोटे छोटे बैंक थे वो बैंकिंग संकट का शिकार हुआ। जैसे भी आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा व्यवसायी अगर बाजार में व्यवसाय कर रहा हो, काफी दिनों से कर रहा है, अगर छोटे उसका कंपटीशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो अपने दाम को गिरा करके, अपने रेट को गिरा करके आपकी पूंजी को कमजोर कर देता है और आप उसकी प्रतिस्पर्धा में मतलब खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से एक दिन ऐसा होता कि आप अपना दुकान बंद करके चले जाते हो, फिर वो वहां पे खड़ा ही रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह है बैंकों की संख्या में लगातार वृद्धि की वजह से छोटे छोटे शाखाओं का, छोटे छोटे बैंकों का बड़ा विस्तार हुआ स्वदेशी आंदोलन के तहत। लेकिन इनके पास वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण ये आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में नहीं रुक पाए, जिनके वजह से जितने छोटे छोटे बैंक थे वो बैंकिंग संकट का शिकार हो गए। तो यह भी एक रीजन था, भारत में बैंकिंग संकट का एक कारण यह भी था जिसके वजह से बैंकिंग संकट का शिकार हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नकद कोषों की कमी। नकद कोषों की कमी का मतलब यह है कि मैंने बताया था, नकद कोष का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे अनुभव की कमी के कारण, यानी क्या होता है, नकद कोषों की कमी के मतलब जो बैंक्स होते हैं इनके पास अनुभव की कमी होने के कारण इन अपने पास कम से कम 20 से 25 से 30% कम से कम अपनी जो जमा धनराशि का कैश अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। इनके पास अनुभव न होने के कारण ये 10-11% ही अपने पास जमा राशियां रख पाए, जिनके वजह से भविष्य में नगद कोष की मांग बढ़ने के वजह से इनका जो सारा जो कैपिटल था, जो संचित रूप में नगद कोष के रूप में था, वो समाप्त हो गया और बाकी जनता के डिमांड को ये पूरा नहीं कर पाए, जिससे जनता में अविश्वास पैदा हो गया और बैंकिंग संकट का शिकार हो गया। यानी हमने कहा कि अनुभव की कमी के कारण अपनी जमा का केवल 10 से 11% ही नगद कोषों में रख पाए, जिसके वजह से नगद कोष की मांग बढ़ने लगी और उस नगद कोष की डिमांड को पूरा न कर पाने के कारण बैंक में जनता अपनी धनराशि को निकालना शुरू कर दिया और बैंकिंग संकट का शिकार हो गया। तो जब भी कभी भी किसी भी संस्था की अगर आप स्थापना करते हैं तो उसकी बैकअप लेकर के आपको जरूर चलना होगा। लोग बताते हैं कि व्यवसाय में 3 पूंजी, एक किसी उधार दिया, एक कहीं मतलब डूबा हुआ है, एक संचालन के लिए आपको चाहिए। तो इसी तरह से अपने पास बैंक चलाने के लिए कैश आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जनता को बिना बताए उसे भुगतान करने का बैंक एक वादा करती है कि जब भी जनता विड्रॉल के द्वारा पैसे बैंकिंग आवर के समय निकालना चाहेगी तो मैं उसको भुगतान कर दूंगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उस आशय पे बैंक में लोग, जनता अपने पैसे जमा करते हैं। तो हम देख सकते हैं नकद कोष के कमी के वजह से भी ये बैंकिंग संकट का क्या हो गया, शिकार हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जमाओं पर ऊंची ब्याज दर। जमाओं पर ऊंची ब्याज दर, देखिए बताएं, पूंजी की कमी के कारण बैंकों ने जमाओं को आकर्षित करने के कारण ऊंची दर से ब्याज देने शुरू, यानी हम कह सकते हैं कि जमाओं पर, यानी जो बैंक्स है ये हम पढ़ रहे हैं, ये क्या कहते हैं, पूंजी को आकर्षित करने के लिए। जैसे मान लीजिए आम जनता के पास पैसा है, अन्य संस्थाओं के पास पैसा है और इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो ये बैंक क्या करती है, इनको एक आकर्षक योजना देती है कि हम आपको बहुत सारे, जैसे अन्य बैंक 4% पे ब्याज पे पैसा दे रही है, हम आपको 8% देंगे। तो क्या है, ब्याज का आकर्षण पा करके ये सभी जनता इनके पास पैसे क्या करती हैं, जमा करती है। मैंने कहा कि जमाओं पर ऊंची ब्याज, तो स्वाभाविक है कि अगर आप जमाओं पे ऊंची ब्याज दे रहे हैं, इन जनता को ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, ये सारी जनता आपके पास पैसे जमा कर देते हैं, कैश जमा करते हैं, तो आप कहां से देंगे, आप ऊंची ब्याज कहां से देंगे, यानी आप क्या करेंगे, आप कहीं और अधिक ऊंचे ब्याज दरों पे पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब आप ऐसे जोखिमपूर्ण कार्यों में पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको जो ब्याज जनता को दे रहे हैं
उससे अधिक ब्याज आपको प्राप्त हो। तो कभी कभी ऐसे में बैंक जोखिम भरे कार्यों में पैसे इन्वेस्टमेंट कर देती है, जिसके वजह से वो रिटर्निंग नहीं मिल पाती है जो सोच करके अपने पैसे इन्वेस्टमेंट की रहती है, जिसके वजह से जनता से जो किया गया वादा होता है वो जनता जैसे ही समय पूरा होता है वो अपने पैसे का डिमांड शुरू कर देता है और आप उस रेशियो से आपकी इनकम नहीं हो पाती है, जिनके वजह से बैंक बैंकिंग संकट का शिकार हो जाता। तो इसीलिए कहते हैं जमाओं को आकर्षित करने के लिए, अपने पास पैसे इकट्ठा करने के लिए बैंक बहुत सारे ऐसे स्कीम, बहुत सारे आकर्षक ब्याज दर आपको देती है, जिससे जनता आकर्षित होकर यहाँ पैसे जमा करती है और बैंक किसी अन्य संस्थाओं में निवेश करती है जो उस दर से नहीं रिटर्न हो पाता इनके पास। इस तरह से उस दर से इनको रिटर्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन जनता से वादा किए तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और जब ये जनता मांगती है आपके पास कैश समाप्त हो जाता है और आप रिटर्निंग नहीं कर पाते हैं तो बैंक बंद हो जाता है और बैंक बैंकिंग संकट का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोषपूर्ण निवेश नीति। दोषपूर्ण निवेश नीति को भी हम आपको देखना चाहेंगे कि कुछ बैंकों ने अपनी अल्पकालीन जमाओं को दीर्घकालीन निवेश में लगा देता है। मैं आपको बता दूं दोषपूर्ण निवेश नीति से क्या मतलब है। ये बैंक के पास, देखिए बैंक दो प्रकार के होते हैं, हम देख रहे हैं कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के नहीं होते। बैंक तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो कमर्शियल बैंक हैं, व्यापारिक बैंक जिसको कहते हैं, वो बैंक्स अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, क्योंकि अल्पकालीन जमा प्राप्त करती है। सेविंग अकाउंट एक अल्पकालीन है, फिक्स डिपॉजिट भी एक निश्चित 5 साल 10 साल के लोग पैसे जमा करते हैं, और लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस कमर्शियल बैंक न करके वो इंडस्ट्रियल बैंक करता है। तो इंडस्ट्रियल बैंक के पास लॉन्ग पीरियड के लिए पैसे जमा होते हैं, यानी हम कह सकते हैं छोटे छोटे जनतों के द्वारा सेविंग अकाउंट के माध्यम से इसमें अल्पकालीन पैसे जमा होते हैं। तो बैंक भी कहीं जो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही करती है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं कर सकती है। लेकिन इस समय क्या हुआ था, मैं दोषपूर्ण निवेश नीति की बात बता रहा हूं। ये बैंक जो होते हैं ये अल्पकालीन अपने पास जमा स्वीकार किए और दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट कर दिए, लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन जैसे ही इनका टाइम पूरा होता अल्पकाल वाला, ये मांगना शुरू करते हैं यहाँ पे तो लॉन्ग पीरियड के लिए दे दिए हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए। तो यह लॉन्ग पीरियड के बाद इनके पास रिटर्निंग होगी, तो इनके पास जब लॉन्ग पीरियड के बाद रिटर्निंग होगी, चूंकि ये अल्पकालीन जमा किए हैं तो अल्पकाल में मैं पैसे मांगेंगे, तो इनको रिटर्निंग नहीं कर पाता बैंक, क्योंकि इनका सारा पैसा लॉन्ग पीरियड में लगा दिया है। यानी इनसे 5 वर्ष के लिए लिया है और 5 वर्ष के लिए लिया है और यहाँ पे 20 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो 20 वर्ष के बाद ये पैसे खाली होंगे तब नहीं इनको पैसे देगा। तो इस तरह से पैसे न देने की वजह से निवेश की जो नीति है, गलत नीति होने के कारण बैंक बैंकिंग संकट का शिकार हो जाता। तो यह भी एक रीजन है कि निवेश नीति दोषपूर्ण होना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैंकों की छलपूर्ण नीति, बैंकों की छलपूर्ण नीति, ये नेक्स्ट हम आपको बताएंगे 6वां नंबर का। बैंकों की छलपूर्ण नीति क्या है कि अनेक छोटे छोटे बैंक जनता को धोखा देने के लिए अपनी अधिकृत पूंजी के झूठे आंकड़े पेश करते हैं। यानी जो बैंक्स होते हैं ये आम आदमी को धोखा देने के लिए अपनी जमाओं के, अपने आंकड़ों को, अपनी व्यापार को इनके पास गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि हमारा इनकम इतना, ये हम इतना ग्रोथ में हैं, हमारी बैंकिंग विस्तार इस तरह की, हमारे बैंकों में इस तरह की सुविधाएं दी जाती है, जिससे जनता आकर्षित होकर के आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। लेकिन इनके जो पूंजी का आधार होता है, जान लीजिएगा, इनके पूंजी का जो आधार होता है, यानी कैपिटल जो बेस होता है, ये जनता की छोटी छोटी जमा ही होता है, छोटी छोटी जमा ही होता है। उनकी पूंजी का बेस जो कि कमजोर होने के कारण, यानी जमा कमजोर होने के कारण जनता से प्राप्त जमाओं का डिमांड बढ़ने लगता है। मैंने बताया कि अब हम आकर्षित होकर के यहाँ पैसे अपना जमा कर दिए और पैसे नहीं मिल पाए, हमने पैसे मांगना शुरू कर दिया,
तो हम लोगों में एक जन विश्वास का अभाव होगा, जिसके वजह से बैंक बैंकिंग संकट का शिकार हो जाएगी। हम लाभ के दृष्टिकोण से आपके साथ मिलने गए और हमारे पास छल किए, हमारे पास साथ धोखा दिए, तो हम आपसे आकर्षित न होकर आपसे दुखित होकर के हम अपने पैसे वहां से निकाल लेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि मेरा पैसा, एक बैंक का नाम नहीं बताना चाहूंगा, कि ऐसे बैंक में था, जब भी मैं जाता था तो बोलता था कि ऐसा है कि 10,000 रुपये निकालना है, तो बोलता था 5,000 रुपये निकाल लीजिए सर, 5,000 मैं आपको कल दे दूंगा, क्योंकि पैसे नहीं हैं, आपको पहले ही बता दीजिएगा 10,000 चाहिए। तो मैं बहुत परेशान हो गया। सबसे अच्छा है कि इस बैंक से अपने खाते ही ट्रांसफर करा लो या खाते क्लोज करा दो। तो मैंने अकाउंट को क्लोज कराकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने खाते खोले, क्योंकि हम जान रहे थे कि हमारे हिसाब से वहां पे भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे अगर बैंक जनता को छलपूर्ण नीति से अपने तरफ आकर्षित करती है और खरा नहीं उतरती है, जिनके वजह से बैंक क्या होता है, उनसे धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं, अपनी जमाओं को लेना शुरू करते हैं, जिससे बैंक बैंकिंग संकट का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गला काट प्रतियोगिता। ये है गला काट प्रतियोगिता। परफेक्ट कंपटीशन में इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। गला काट प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा कैसी है, यानी क्या होता है कि यहाँ पे गला काट प्रतियोगिता के क्या रीजन है कि बैंक में बहुत सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जो एक तरफ जमाओं पर अधिक ब्याज देते हैं और दूसरी तरफ सस्ती ब्याज पे वो पैसे भुगतान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे बैंक है बाजार में, बहुत सारे बैंक है। एक उदाहरण हम बताना चाहेंगे, बहुत सारे बैंक है। ये बैंक मान लीजिए SBI है, ये मान लीजिए PNB है, ये मान लीजिए CBI है। ये जनता है और हम कह रहे हैं कि हमको होम लोन चाहिए। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है हम 5% में दे देंगे, ये बोलती है हम 4% में दे देंगे, ये बोलता है हम 3% में देंगे। तो स्वाभाविक है कि हम कहाँ जाएंगे, 3% वाले ब्याज दरों पे हम जाएंगे। यार देखिए, एक तरफ अधिक ब्याज और एक तरफ सस्ती ब्याज, यानी क्या करते हैं कि सस्ती ब्याज दरों पे आपको ऋण उपलब्ध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, सस्ती ब्याज दरों पे आपको ऋण उपलब्ध कराते हैं और आपसे महंगी ब्याज दरों पे पैसे प्राप्त करते हैं। यानी आपके पैसे अगर बैंक में जमा करने हो तो हम बोलते कि आप मेरे को पैसा दीजिए, हम आपको 10% देंगे। दूसरा से कहता आप हमसे ऋण लीजिए, हम आपको 5% पे देंगे। यानी जब महंगी दरों पे आप अपने पास लेंगे और सस्ते दरों पे बेचेंगे, कोई कहने मतलब ये मार्कर है, हम 10 रुपये में खरीद करके अगर इसको 5 रुपये में बेचेंगे तो स्वाभाविक है कि हम घाटे में जाएंगे। अगर बाजार में 10 लोग हैं, गला काट प्रतियोगिता इसी को कहते हैं। अगर मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरे पास बहुत सारे कैपिटल है, बहुत सारे धन है, मेरे पास बहुत मार्कर है। अगर हम दो छोटे छोटे दुकानदार हैं, अगर हम इस 10 रुपये खरीद के 5 रुपये में बेचेंगे तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कोई आम व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति भी 10 रुपये में खरीद करके 5 रुपये में बेचेगा तो क्या करेगा, उसकी पूंजी डूब जाएगी, वो बैंक बंद हो जाएगा। तो आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए क्या करते हैं कि ऊंची ब्याज दरों पे पैसे अपने पास प्राप्त करते हैं और सस्ती ब्याज दरों पे जनता में पैसे को बांटते हैं, जिसके वजह से एक दूसरे में गला काट प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है और बैंक बैंकिंग संकट का क्या हो जाता है, शिकार होता है। इसी को हम बोलते हैं पारस्परिक गला काट प्रतियोगिता। आपस में ही अपने में आकर्षण स्कीम के तहत एक दूसरे को गला काटने का काम करते हैं। केंद्रीय बैंकों का अभाव। भारत में 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में केंद्रीय बैंक का अभाव था क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, बैंकों पे पूरी तरह से नियंत्रण रखता है, संचालन करता है, रुपए का निर्गमन करता है,
और मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, बहुत सारी मौद्रिक नीतियों का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंकों का बैंक लाइसेंस देता है, लाइसेंस रद्द करता है, बैंक के मतलब बैंकों का प्रधान जी हम कह सकते हैं। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो अन्य जो बैंक है, बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत ये सारे विधान इनको मानने पड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो आर्थिक मदद भी करती है। लेकिन इस जो ये दशा थी देश के अंतर्गत बैंकिंग संकट का, वो केंद्रीय बैंक की स्थापना से पूर्व की थी, जिसके वजह से केंद्रीय बैंक इन बैंकों की मदद न कर पाने के वजह से, बैंकों पे केंद्रीय बैंक का नियंत्रण न हो पाने की वजह से बैंक बैंकिंग संकट का शिकार होता चला गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, समुचित बैंकिंग विधान का अभाव। समुचित बैंकिंग विधान के अभाव से भी मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए देश के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना हो गई और उसके बाद आरबीआई की 1 अप्रैल नहीं, आरबीआई की 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, पूरी तरह से सरकारी बैंक हुआ। 1949 में बैंकिंग अधिनियम पास हुआ, उसके अंतर्गत ये आरबीआई को एक बहुत बड़ा पावर मिल गया। उस पावर के अंतर्गत समुचित बैंकों पे अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। तो बैंकिंग विधान के अभाव के वजह से सारे बैंक अपने अपने मनमाने ढंग से अपना काम किया करते थे। यानी समुचित नियंत्रण न होने के लिए उन दिनों देशों में प्रभावी ढंग से अधिनियम नहीं लागू हो पाता था, इसलिए बैंक मनमाने ढंग से इन्वेस्टमेंट करती थी या पैसे को प्राप्त करती थी, जिसके वजह से वो बैंक बैंकिंग संकट का शिकार हो जाता था। बिना गार्जियन के अगर कोई काम आप करेंगे तो इसी तरह का होगा। सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप न हो पाने के वजह से भी बैंक बैंकिंग संकट का शिकार होने लगा। जैसे मनमाने ढंग से पैसे को सुनना, मनमाने ढंग से पैसे को देना, बिना नीति, बिना हिसाब किताब से बैंकिंग व्यवसाय करना, गवर्नमेंट का उस पर किसी प्रकार का कोई पाबंदी न हो पाने के वजह से जनता को समुचित लाभ न हो पाने के कारण जनता वहाँ से नाराज होकर के, वहाँ से विरुद्ध होकर के वहाँ से अपने अकाउंट खाली कर देती, जिसकी वजह से बैंक बैंकिंग संकट का शिकार हो जाता। अकुशल प्रबंध, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत अनुभव की कमी के कारण कुछ ऐसे लोग बैंकों के मेन फंक्शन पे बैठ करके कार्य कर रहे थे जिन्हें बैंकिंग सिद्धांतों का कुछ पता ही नहीं था, बैंकिंग रूल रेगुलेशन का कुछ पता ही नहीं था, जिसके वजह से बैंक बैंकिंग संकट का शिकार हो गया। क्योंकि परिवारवाद था, जातिवाद था, भेदभाव था। उस समय वो जो कुशल व्यक्ति को उसमें बैठने का कोई राइट नहीं था, तो इस तरह से बैंक बैंकिंग संकट का शिकार होता गया। घरानावाद था। फिर संकट संबंधित अफवाहें, संकट संबंधी अफवाहों से तात्पर्य है कि जब किसी बैंक की स्थिति खराब होती है तो क्या एक मैसेज वायरल होता है कि अरे यार वो बैंक फेल होने वाला है, उसके बाद से ही लोग क्या करते हैं, पैसे निकालना। जैसे आप देखें यस बैंक के एक हाल हुआ और भी कई बैंक के हाल हुआ था इस साल, जो लोग अपने पैसे वहाँ से दिन रात निकालने में ही लगे गए थे कि लग रहा कि बैंक फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसमें ट्रांजैक्शन भी आपको 50,000 से अधिक नहीं था। बहुत सारी नियम लगा दिए जिससे जनता उससे नाराज होकर के अफवाह के डर से सारे पैसे उसमें निकालना शुरू कर दी और उसके बाद उसमें पैसे जमा करना अब आपके समझ से बाहर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह के सारे रीजन है जो बैंकिंग संकट का शिकार हुआ। तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि बैंकिंग संकट का इतिहास को भी हमने देखा और बैंकिंग संकट के क्या कारण है वो भी हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर्स करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन में आपके मित्रगण इसका लाभ उठा ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।